हेलो माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा। आज का जो वीडियो होगा इंड एस 16 के ऊपर जो होगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मीनिंग की ओर। मीनिंग में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का मतलब क्या होता है। PPE आर टेंजिबल आइटम्स। टेंजिबल आइटम्स मतलब ऐसे एसेट जिसका फिजिकल प्रेजेंस है। तो PPE टेंजिबल आइटम्स है जो कि हेल्ड किया है। ये 3 पर्पसेस के लिए हो सकता है। यूज़ इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए होगा, या फिर वो एसेट रेंटल पर्पस के लिए होगा, रेंट पे दिया होगा आपने, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए होगा। अब ये रेंटल टू अदर्स जब बोलते हैं तो याद रखना लैंड एंड बिल्डिंग नहीं होना चाहिए। लैंड एंड बिल्डिंग का अलग से प्रोविज़न है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। आगे जब ये हेल्ड फॉर 3 पर्पस में कोई एक होगा एंड कंडीशन में क्या कह रहा है कि एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन 1 पीरियड। 1 पीरियड जनरली एक अकाउंटिंग पीरियड माना जाता है, जैसे 12 मंथ्स यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो। तो 12 मंथ से ज़्यादा आप अगर कोई एसेट को ये 3 पर्पसेस में से कोई एक पर्पस के लिए भी यूज़ करते हो तो उसे PPE माना जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में ट्रीटमेंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग है। मीनिंग में जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट था वहाँ पे हमने पढ़ा था लैंड एंड बिल्डिंग का ट्रीटमेंट अलग होगा। तो लैंड एंड बिल्डिंग अगर आप हेल्ड करते हो यूज़ इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज के लिए या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, तो ऐसे केस में वो प्रॉपर्टी को ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी माना जाएगा और उसे PPE में कंसिडर किया जाएगा और उस पर इंड एस 16 अप्लाई हो जाएगा। और सेकेंड केस में अगर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जो लैंड एंड बिल्डिंग है आपने हेल्ड किया होगा रेंटल पर्पस के लिए, जैसे कि आपने ऑपरेटिंग लीज पे दिया हो, या फिर वो लैंड और बिल्डिंग को हेल्ड किया आपने कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए, या फिर अनडिटरमाइन यूज़ है उसका, तो आप उसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ट्रीट करोगे, जो कि है इंड एस 14। तो ये है लैंड एंड बिल्डिंग का डिफरेंस। तो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं रिकग्निशन क्राइटेरिया। PPE इज़ रिकग्नाइज्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओनली इफ़, मतलब कोई भी PPE को आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना हो या फिर रिकग्नाइज करना हो तो आपको 2 कंडीशन फुलफ़िल करना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट कंडीशन आता है प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। यहाँ पर क्या होता है कि PPE को यूज़ करके आप गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हो या फिर PPE को यूज़ करके आपको फ्यूचर इकोनॉमिकली बेनिफिट हो, ऐसे कंडीशन फुलफ़िल होना चाहिए। अगर कोई एसेट आप खरीदते हो जिसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है ही नहीं तो उसको आप PPE में कभी कंसिडर नहीं कर पाओगे, इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए फर्स्ट कंडीशन आता है फ्यूचर प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, जो कि प्रोबेबल होना चाहिए। सेकंड है कंडीशन में एंड आता है। एंड में क्या आ रहा है, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, मतलब कोई PPE आप जब खरीदते हो तो उसका कॉस्ट आप मेजर कर पाओ रिलायबली, मतलब बिना रिलायबली मेजर नहीं कर पाओगे तो वो एसेट को आप कंसिडर नहीं कर सकते PPE में। तो ये 2 कंडीशन जैसे आप फुलफिल करोगे तब जाकर ही PPE रिकग्नाइज होगा। तो आगे बढ़ते हैं। इनिशियल रिकग्नाइजेशन में और एक पॉइंट आता है, अगर PPE आपने परचेस किया होगा या कंपनी ने सेल्फ कंस्ट्रक्ट किया होगा, ये 2 कंडीशन आ सकते हैं। अगर परचेस किया हो या सेल्फ कंस्ट्रक्ट किया हो, PPE को हमेशा रिकग्नाइज आपको कॉस्ट में ही करना है। और कॉस्ट में डायरेक्टली जो भी इंक्लूड होगा कॉस्ट, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट होना चाहिए, जो नेसेसरी होगा PPE को अपने लोकेशन में अपने कंडीशन में लेके आना, जो मैनेजमेंट का इंटेंडेड है। तो ये 2 कंडीशन जब PPE परचेस करोगे और सेल्फ कंस्ट्रक्ट करोगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है कॉस्ट। कॉस्ट क्या लेना चाहिए, तो कैलकुलेशन ऑफ PPE का जो कॉस्ट होगा वो एक चार्ट हमने सामने रखा है, वो एक बार पॉइंट्स रीड कर लेते हैं ताकि हमें पता चलेगा कि कौन से कॉस्ट PPE में ऐड होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है परचेस प्राइस। जो भी एसेट का परचेस प्राइस होगा वो आपको लेना है, लेस ट्रेड डिस्काउंट एंड रीबेट। कोई भी रीबेट या ट्रेड डिस्काउंट आपको मिला होगा तो उसे वो परचेस कॉस्ट से माइनस करना पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद में बाकी सब खर्चे आपको ऐड करने पड़ेंगे, जैसे कि इंपोर्ट ड्यूटी, परचेस टैक्स जो आपको नॉन रिफंडेबल होगा, प्रॉपर्टी टैक्स जो आपको नॉन रिफंडेबल होगा, स्टैम्प ड्यूटी, लीगल फीस, वन टाइम ज्वाइनिंग फीस ऑफ बिल्डिंग एसोसिएशन, इनिशियल डिलीवरी और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट,
अदर हैंडलिंग कॉस्ट, इंस्टॉलेशन एंड असेंबलिंग कॉस्ट। और क्या ऐड करोगे? प्रोफेशनल कंसल्टेंसी, एडवाइजरी, आर्किटेक्ट फीस, साइट प्रिपरेशन कॉस्ट, बिल्डिंग प्लान अप्रूवल, परमिशन कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर ओवरहेड कॉस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन, एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर, टेस्टिंग कॉस्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग, डीकमीशनिंग, रिस्टोरेशन और डिमोलिशन कॉस्ट। मतलब कोई भी ऐसा एसेट जो हम इंस्टॉल कर रहे हैं बट उसका आगे जाके जब फ्यूचर में डिसमेंटलिंग का कॉस्ट हमें बियर करना पड़ेगा, डीकमीशनिंग, रिस्टोरेशन या डिमोलिशिंग का कॉस्ट आपको इनकर करना पड़ेगा, तो वो एक्सपेंसेस जो फ्यूचर में होने वाले आपको उसको प्रेजेंट वैल्यू का कॉस्ट लेके आपको उसे ऐड करना पड़ेगा अपने पीपीई के कॉस्ट में। और कोई भी अदर डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट होगा वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अगले साइड में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था क्या कॉस्ट आपको ऐड करना चाहिए जब आप पीपीई का कॉस्ट रिकग्नाइज करने वाले होंगे, बट यहाँ पर फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ पीपीई। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ऐसे आइटम्स है जो कॉस्ट ऑफ पीपीई में आप बिल्कुल भी आपको ऐड नहीं करना है, गलती से भी यहाँ पर नहीं लेना है, ये इंड एस मना करता है। जैसे कि फर्स्ट है कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग, तो इनके ऊपर कोई भी खर्चा हुआ होगा तो वो आपको बिल्कुल भी यहाँ ऐड नहीं करना है। कॉस्ट ऑफ रीएलोकेशन ऑफ स्टाफ एम्प्लॉयज़, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग और इनॉग्रेशन सेरेमनीज, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, परचेस ऑफ मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पीपीई, डे टू डे रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव, जनरल, सेलिंग एंड एलोकेटेड ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ abnormal amount of wasted material, labor और other resources, cash discount और early settlement discount, interest cost on loan taken to buy or construct the PPE unless allowed by the Ind AS 23। मतलब ये सारे खर्चे आपको ध्यान रखना है कि कॉस्ट ऑफ पीपीई में नहीं आने चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जब बात आती है पीपीई के एक्वायर करने की तो हो सकता है डेफर्ड सेटलमेंट के भी टर्म्स होंगे। मतलब आज हम पीपीई खरीद लेंगे बट उसका पेमेंट जो है एक वन टाइम में नहीं करेंगे, जो कि आगे हम डेफर्ड कर सकते हैं। जैसे कि मैं कह रहा हूँ आज मैं कोई पीपीई खरीदता हूँ और उसका पेमेंट मैं 2 साल के बाद करूँगा, तो 2 साल के बाद जो करूँगा इसके मतलब सामने वाला जो बंदा होगा, आपका जो वेंडर होगा, आपको जो पीपीई दिया होगा, खरीदा होगा हमने वहाँ उनसे, तो उसने कोई टर्म्स एंड कंडीशंस तो रखे होंगे। मतलब अगर कोई 10,000 का पीपीई आता होगा, कोई प्रॉपर्टी या प्लांट, कोई भी प्लांट हमें 10,000 का मिलता होगा, तो 10,000 रुपये उसने नहीं लिए होंगे। 2 साल का अगर डीले पेमेंट कर रहे हैं हम तो ऑब्वियसली वो 10,000 का ज़्यादा लेगा। जैसे कि समझो उसने 12,000 हमसे लिया, तो ये 2,000 का जो डिफरेंस है, जो 2,000 का डिफरेंस है, हमें कभी पीपीई में ऐड नहीं करना चाहिए। उसे इंटरेस्ट एक्सपेंसेस करके जिसे फाइनेंस कॉस्ट किया जाता है वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाना चाहिए, ना कि वो पीपीई में कंसिडर होगा। आई होप आपको डेफर्ड सेटलमेंट टर्म्स का मतलब मीनिंग समझा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इनिशियल रिकग्निशन ऑफ पीपीई में अब बात करते हैं डिसमेंटलिंग, डीकमीशनिंग, रिस्टोरेशन और डिमोलिशन कॉस्ट की। अगर मैं इसे ऑलरेडी मैंने आपको शॉर्ट में समझाया था। जब हम कॉस्ट ऐड करते हैं पीपीई में तो डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी हम क्या करते हैं, वहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू लेकर ऐड करते हैं। तो याद रखना जब भी ऐसा कोई कॉस्ट होगा जो फ्यूचर में मुझे बियर करना है तो उसका ट्रीटमेंट आज ही हमें करके रखना पड़ेगा पीपीई में। तो 2 इफेक्ट जाएंगे। फर्स्ट इफेक्ट आपका पीपीई में ऐड हो जाएगा, मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट जो आएगा वो आपको प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट के कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा। सेकंड, उसी के ऑपोजिट एक हमको प्रोविजन भी क्रिएट करना पड़ेगा जो इंड एस 37 कहता है, प्रोविजंस, कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कंटीजेंट एसेट। जब पीपी में आप रिकॉग्नाइज करोगे तो आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिकमीशनिंग या डिमोलिशिंग कॉस्ट को ऐड करना पड़ेगा, और उसी के जगह जब कंटीजेंट लायबिलिटी कंटीजेंट लायबिलिटी नहीं, जब आप लायबिलिटी क्रिएट करोगे तो प्रेजेंट वैल्यू सेम जो कॉस्ट में ऐड किया होगा वहाँ पर, वहीं पर आपको लायबिलिटी साइड भी दिखाना होगा। बट याद रखना हर साल आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर इंटरेस्ट चार्ज करते ओवर द पीरियड, उसको अनवाइंडिंग ऑफ इंटरेस्ट जिसे कहते हैं हमें, उसे ऐड करते जाना पड़ेगा और वो फाइनेंस कॉस्ट में आपका ऐड होता रहेगा। आई होप आपको ये समझा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो बेसिक एंट्रीज समझ के लेते हैं।
स्टार्टिंग में हम पीपी को रिकॉग्नाइज करते वक्त पीपी का कॉस्ट ऐड करेंगे। अगर कोई बैंक से पेड हुआ है या पेबल है उसको क्रिएट करेंगे। अगर कोई भी प्रोविजन है डिकमिशनिंग लायबिलिटी का उसे भी क्रिएट कर देंगे। एट द एंड ऑफ ईच ईयर हमें क्या करना है, जो प्रोविजन हमने किया होगा डिकमिशनिंग लायबिलिटी का उसका इंटरेस्ट एक्सपेंसेस आपको चार्ज करना पड़ेगा, लायबिलिटी बढ़ाना पड़ेगा एंड फाइनेंस कॉस्ट में आपको प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाना पड़ेगा। और सेकेंड में जब पीपी रिकॉग्नाइज हो ही चुका है तो उसका डिप्रिसिएशन भी हमें हर साल रिकॉर्ड करते जाना चाहिए ओवर द पीरियड। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इनिशियल रिकॉग्निशन के वक्त इफ़ पीपी इज़ एक्वायर्ड इन एक्सचेंज ऑफ एसेट, मतलब कोई भी पीपी आपने डायरेक्टली खरीदा नहीं हो, उसके बदले कोई एसेट देकर एक्सचेंज किया हो, तो ऐसे केस में याद रखना 2 पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले देखना है कि जो एक्सचेंज हमने ट्रांजैक्शन किया है, एक एसेट देकर दूसरा एसेट लिया है हमने, तो वो उसमें कमर्शियल सब्सटेंस है या नहीं। अगर कमर्शियल सब्सटेंस है उसमें तो याद रखना जो पीपी को रिकॉग्नाइज कैसे करोगे, जो हमने एक्सचेंज में एसेट आया है हमें उसे कैसे रिकॉग्नाइज करोगे। तो प्रायोरिटी बेसिस पे आपको रिकॉग्नाइज करना है। पहले अगर फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप, आपने जो एसेट सामने वाले को दिया है एक्सचेंज में उसका फेयर वैल्यू क्या है, वो फेयर वैल्यू आपको रिकॉर्ड करना है। अगर इन केस वो उसका फेयर वैल्यू नहीं है तो आपको सेकंड पॉइंट पे जाना है, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड, जो सामने वाले से हमें एसेट मिला है उसका जो फेयर वैल्यू है वो आपको रिकॉर्ड करना है। अगर वो भी आपके पास नहीं है तो याद रखना जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में पीपी जो हमने एक्सचेंज किया, जो एसेट हमने गिवन अप किया है उसका जो कैरिंग वैल्यू होगा, कैरिंग अमाउंट, वो आपको क्या करना है यहाँ पर लिखना है। बट ये 3 कंडीशन प्रायोरिटी बेसिस पे 1 बाय 1 फुलफिल होता है क्या नहीं वो देखना चाहिए। और ऊपर कमर्शियल सब्सटेंस होना चाहिए ट्रांजैक्शन में। सेकंड, इफ एक्सचेंज ट्रांजैक्शन लैक कमर्शियल सब्सटेंस, अगर कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तुम्हारे ट्रांजैक्शन में तो आपको क्या करना है, जो एसेट गिवन अप किया है, जो एसेट आपने दे दिया है एक्सचेंज में, तो वो एसेट का जो कैरिंग अमाउंट होगा वही अमाउंट से आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो एक छोटा सा जर्नल एंट्री है, एसेट मिला एसेट गया, तो पीपी डेबिट है और टू एसेट भी क्रेडिट है, और बीच में कैश मिला भी हो सकता है, कैश दिया भी हो सकता है, और लॉस हुआ होगा या प्रॉफिट हुआ होगा एक्सचेंज में। तो एक छोटा सा एंट्री है, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, वहाँ पर हमें डेप्रिसिएशन के बारे में बात किया जाता है। तो मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज किया जाएगा, यहाँ पर 3 मेथड्स मैंने रखे हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, यहाँ पर डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ। ये बेसिक हमने ऑलरेडी बहुत बार देखा होगा। आगे बढ़ते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। यहाँ पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए ओपनिंग जो कैरिंग अमाउंट होता है उससे डेप्रिसिएशन रेट आपको इनटू करना है, जो अमाउंट आएगा वही आपका डेप्रिसिएशन अमाउंट होगा। यहाँ पर डेप्रिसिएशन रेट का भी मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में कैसे निकाला जाता है वो ऑलरेडी दिया है। आगे बढ़ते हैं, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड में डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा इन अ रेशियो ऑफ एस्टिमेटेड प्रोडक्शन यूनिट। तो कितना एस्टिमेटेड प्रोडक्शन यूनिट है वो बेसिस पे आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करते जाना है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यहाँ पर जब आप डेप्रिसिएशन की बात करते हो तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ज़रूर याद रखना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है, डेप्रिसिएशन जब भी हम चार्ज करेंगे पीपीई पे तो याद रखना वो उसी टाइम पे चार्ज होगा जब वो अवेलेबल फॉर यूज़ होगा, मतलब रेडी टू यूज़ कंडीशन में होगा। अगर कोई पीपी को मैंने रेडी कर दिया है, वो यूज़ के लिए रेडी भी हो चुका है, तो वहाँ से मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए, भले उसका यूज़ आप 2 महीने के बाद कर रहे हो। मतलब कोई एसेट आज खरीद के लाता हूँ मैं, वो रेडी टू यूज़ है और बट वो उसको मैं प्रोडक्शन में यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ, आगे 3 महीने के बाद मैं उसको स्टार्ट कर रहा हूँ यूज़ करने, तो आपका काम बनता है जब वो रेडी टू यूज़ था तब से आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए, ना कि 3 महीने के बाद से। ठीक है। सेकंड है, डेप्रिसिएशन ऑन पीपी सीजेस व्हेन पीपी इज डी-रिकॉग्नाइज्ड और क्लासिफाइड हेल्ड फॉर सेल। मतलब डेप्रिसिएशन कब पीपी पे चार्ज करना बंद करोगे। फर्स्ट, सबसे पहले कोई एसेट को मैंने सेल कर दिया है या बुक्स ऑफ अकाउंट से डी-रिकॉग्नाइज कर दिया है तो उस टाइम पे उसका डेप्रिसिएशन भी रुक जाएगा। सेकंड, क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल, इंड AS 105 कहता है अगर कोई एसेट को सेल करने के लिए रख दिया है
तो उसे डेप्रिसिएशन चार्ज करना वहाँ से रोक देना। तो क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल जिस दिन हो जाएगा तो उसका डेप्रिसिएशन भी वहाँ पर रुक जाएगा। थर्ड पॉइंट, डेप्रिसिएशन ऑन पीपी कंसिस्टिंग ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बोथ। अगर कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज करना है हमें लैंड एंड बिल्डिंग पर, तो सबसे पहले देखना चाहिए कि ऑन लैंड कॉस्ट पे कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि लैंड का जो यूज़फुल लाइफ होता है वो अनलिमिटेड होता है। सेकेंड, ऑन बिल्डिंग पे अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि उसका यूज़फुल लाइफ लिमिटेड होता है। तो लैंड एंड बिल्डिंग पे जब भी बात आएगी तो याद रखना लैंड का वैल्यू हमेशा अनलिमिटेड होता है, सॉरी लैंड का वैल्यू नहीं, लैंड का जो लाइफ होता है अनलिमिटेड होता है, बिल्डिंग का लाइफ लिमिटेड होता है। तो वो बेसिस पे आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो फोर्थ पॉइंट, इफ देयर इज चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड, यूजफुल लाइफ एंड रेसिडुअल वैल्यू। अगर आपका पीपी को यूज़ करते हुए अगर आपको लगता है कि इसका मेथड चेंज करना चाहिए, या फिर उसका यूज़फुल लाइफ जो है एस्टिमेशन चेंज हो रहा है, या फिर रेसिडुअल वैल्यू चेंज हो रहा है, तो ऐसे केस में ये जो चेंजेस है आपको हमेशा अकाउंटिंग एस्टिमेट में कंसिडर करना है, जो कि इंड AS 8 कहता है, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स, कि ये चेंजेस को हम अकाउंटिंग एस्टिमेट का चेंज माना जाएगा। और अकाउंटिंग एस्टिमेट का चेंज जो भी होता है उसे हमेशा हम प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जाता है, ना कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जाएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं कंपोनेंट अकाउंटिंग के ऊपर। कंपोनेंट अकाउंटिंग क्या होता है? सिंपल है, मान के चलो कोई मैं एसेट खरीदा है, एक मशीनरी है समझो, मशीनरी के अंदर एक पार्ट है, एक पार्ट जो इंजन का पार्ट है समझो। मशीनरी का पूरा यूज़फुल लाइफ है 20 ईयर्स, और वो सिर्फ उसके अंदर का जो पार्ट है जो हम कह रहे हैं इंजन, वो इंजन का यूज़फुल लाइफ है 5 ईयर। तो मशीनरी के लाइफ से इंजन का लाइफ कम है, और प्लस वो इंजन जो है वो सिग्निफिकेंट कॉस्ट है मशीन के लिए। तो ऐसे केस में वो इंजन को सेपरेटली आपको डेप्रिसिएट करना पड़ेगा, और बचा हुआ जो मशीन है इंजन को छोड़ के उसको अलग से 20 ईयर्स के लिए सेपरेटली डेप्रिसिएट करना पड़ेगा। तो इसे कंपोनेंट अकाउंटिंग कहते हैं। तो लिखा क्या है, पार्ट ऑफ पीपी विच हैज सिग्निफिकेंट कॉस्ट शुड बी डेप्रिसिएट सेपरेटली। इफ पार्ट हैविंग अ सिग्निफिकेंट कॉस्ट हैज सेम यूजफुल लाइफ देन नो नीड टू डेप्रिसिएट इट सेपरेटली। अगर वो इंजन का वैल्यू, सॉरी वो इंजन का लाइफ अगर 20 साल होता है एंड प्लांट एंड मशीनरी का भी 20 साल होता है, तो उसको कोई भी सेपरेटली डेप्रिसिएट करने की ज़रूरत नहीं होती, वो इंजन मशीनरी के साथ ही डेप्रिसिएट हो जाता है। तो इन केस 5 साल के बाद अगर मुझे वो इंजन को निकालना है, कोई नया इंजन फिर से बिठाना है, क्योंकि उसका यूज़फुल लाइफ ख़त्म हो चुका है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसा होगा? सिंपल चीज़ है, जो नया वैल्यू कैसा डिराइव होगा पीपी का, प्लस मशीनरी का, जो ओल्ड पार्ट होगा उसे हम निकाल देंगे, जो न्यू पार्ट होगा उसे ऐड कर देंगे। इतना ही है, सिंपल। जो डायग्रामेटिक मैंने नीचे दिया है वो आप एक बार देख सकते हो, बहुत ही सिंपल है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं सब्सिक्वेंट रिकग्निशन की। फर्स्ट टाइम रिकग्नाइज के बाद जब एट द एंड ऑफ बैलेंस शीट डेट रिकग्नाइजेशन सब्सिक्वेंट कैसा होगा, तो पीपी विल बी शोन एट आइदर कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल। तो याद रखना, फ्यूचर में जैसा सब्सिक्वेंट रिकग्निशन होगा तो 2 मॉडल हो सकते हैं, एक तो कॉस्ट मॉडल हो सकता है या फिर रिवैल्यूएशन मॉडल होगा। ये आपका अकाउंटिंग पॉलिसी जो कहता है वो चूज़ करेगा कि कौन सा मॉडल होगा। एक बार अगर आपने रिवैल्यूएशन या फिर कॉस्ट मॉडल जो भी चॉइस करोगे तो वो बेसिस पे ही सब्सिक्वेंटली रिकग्नाइज होगा। सेकेंड पॉइंट क्या कर रहा है, चूज अकाउंटिंग पॉलिसी विल अप्लाई टू द एंटायर क्लास ऑफ द पीपी। जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी होगा वो पूरे क्लास को, जो पीपी के क्लासेस है उस पर सब पे अप्लाई होगा। अभी क्लास ऑफ पीपी क्या है, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग एक क्लास है, मशीनरी एक क्लास है, फर्नीचर एक क्लास है, व्हीकल्स एक क्लास हो सकते हैं, तो ये अलग अलग क्लासेस है। तो एक क्लास को अगर आप बोल रहे हो लैंड एंड बिल्डिंग को मैं पूरा रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई कर रहा हूँ, तो जितने भी लैंड एंड बिल्डिंग आपको उसी को रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करना होगा। अगर मशीनरी को कर रहे हो तो जितने भी मशीनरी होगी सबको आपको वो मॉडल फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। कॉस्ट मॉडल में हम कैसे डिस्क्लोजर करेंगे, जैसा कैरिंग अमाउंट कैसा होगा, कॉस्ट माइनस accumulated depreciation माइनस accumulated impairment loss if any। अगर कोई एसेट का इम्पेयरमेंट लॉस है वो भी एक्यूमुलेटर माइनस करोगे, डेप्रिसिएशन तो हमेशा ही माइनस करना है कॉस्ट के। और रिवैल्यूएशन मॉडल में क्या होता है, हमें कैरिंग वैल्यू हमेशा फेयर वैल्यू पर ला के रखना पड़ता है एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन या फिर एट द डेट ऑफ क्लोजिंग। ठीक है। डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन दिस रिवैल्यूएड अमाउंट इन फ्यूचर। जो भी रिवैल्यूएड अमाउंट रहेगा वो बेसिस पे आपको डेप्रिसिएशन उस पर चार्ज करते जाना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो दोस्तों इन केस आपने रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो किया हो तो आपको रिवैल्यूएशन गेन और लॉसेस होते रहेंगे। तो रिवैल्यूएशन गेन और लॉसेस का ट्रीटमेंट कैसे होगा, तो याद रखना फर्स्ट टाइम में आपने रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो किया हो तो फर्स्ट टाइम में आपका कैसा रिवैल्यूएशन होगा या सब्सिक्वेंट पीरियड में कैसा रिवैल्यूएशन होगा वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन में मान के चलिए मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये दोनों भी हो सकता है। जैसा फर्स्ट सिनेरियो में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 100 का एसेट 120 में हो गया रिवैल्यू करते, तो 20 का गेन हुआ मुझे, तो वैल्यू एसेट का 120 हो गया और जो 20 का गेन हुआ होगा वो आपको OCI में लेकर जाना है, क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस, जो कि है OCI। ठीक है, अगर प्रॉफिट के जगह अगर मुझे लॉस होता है, इफ़ नेगेटिव रिवैल्यूएशन हो जाता है, तो लॉस का जो पार्ट होगा आपको डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एग्जांपल में 70 से 100 से 70 हो गया, 30 का लॉस हुआ तो एसेट का वैल्यू तो कम हो गया, 30 का जो लॉस होगा वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाना है और पॉजिटिव केस में आपको OCI में लेके जाना है। बट ये फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन के टाइम पे ही करना है आपको। सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन में जो हमारा प्रीवियसली क्या हुआ था वो रख रहा हूँ मैं सामने। प्रीवियसली हमने पॉजिटिव गेन हुआ था, तो पॉजिटिव गेन हुआ होता तब जाके हमने OCI में कुछ गेन लेके गए थे, हमने क्रेडिट किया था रिवैल्यूएशन सरप्लस से और एसेट का वैल्यू था 120 जो हमने प्रीवियसली फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन में पढ़ा। और हो सकता है प्रीवियसली नेगेटिव भी हो सकता है मेरा लॉस, 30 का लॉस जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज किया जहाँ पर एसेट का वैल्यू 70 होता है। अगर ये दोनों केस को रखेंगे तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव में सिनेरियो में क्या क्या हो सकता है वो हम आगे पढ़ते हैं। तो दोस्तों अगर पॉजिटिव होता है फिर से रिवैल्यूएशन गेन होता है, तो ऐसे केस में जो हमने ऑलरेडी 20 तो हमारा ऑलरेडी चार्ज है, तो यहाँ पर 120 से वैल्यू 160 हो गई, 40 का गेन फिर से हो गया। अब फिर से गेन हुआ तो OCI में ऑलरेडी 20 पड़ा था, मैं और 40 क्या कर दूंगा वहाँ पर जाकर क्रेडिट कर दूंगा, क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस। तो एसेट का वैल्यू यहाँ पर कुल मिलाकर आता है 160 का। इन केस नेगेटिव रिवैल्यूएशन होता है, मान के चलो ऑलरेडी मेरा 20 तो गेन OCI में पड़ा ही था पहले से, अब यहाँ पर क्या हुआ 120 का वैल्यू क्या हो गया 60 रुपये में आ गया, तो मतलब 60 का लॉस हो गया। अब ये 60 का लॉस को तुम कैसे रिकग्नाइज करोगे? सबसे पहले 60 का लॉस को आपको OCI में कितना पड़ा है उसको घुमा दो, मतलब उसको डेबिट कर दो। पहले OCI में क्रेडिट किया था 20, तो वो जो सरप्लस को आपको रिवर्स करना पड़ेगा, तो 20 का डेबिट टू रिवैल्यूएशन OCI में करोगे तो रिवर्स हो गया, तो बचा कितना अभी 40 का लॉस। ये 40 को आपको कहाँ पर लेके जाना है? प्रॉफिट एंड लॉस में। इन सिंपल वर्ड्स, जो भी OCI में गेन हुआ होगा आपको पहले उसको रिवर्स करना पड़ेगा, वो रिवर्स करके जो बचा हुआ पार्ट है वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लेके जाएंगे। अब सिनेरियो अलग है, यहाँ पर हमने प्रीवियसली 30 का लॉस किया है, 70 का वैल्यू है एसेट का। अब यहाँ पर सब्सिक्वेंट रिकग्निशन में मैं देख रहा हूँ मुझे पॉजिटिव रिवैल्यूएशन आ गया, मतलब 70 का वैल्यू क्या बन गया 110 बन गया, मेरे को 40 का गेन हो चुका है। तो ऐसे केस में प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ मैं 30 ही लेके जाऊँगा। सर ऐसे क्यों? क्योंकि 30 का ऑलरेडी हमारा क्या था, 30 का लॉस था, तो वह 30 का लॉस को पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। तो 30 का डेबिट किया था, मैं प्रॉफिट एंड लॉस में जाके पहले उसको क्रेडिट करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस को निल कर दूंगा। उसके बाद में जो एक्स्ट्रा गेन बचा है तो उसको किधर लेकर जाऊंगा? OCI में लेकर जाऊंगा, 10 रुपये OCI में लेकर जाऊंगा। तो 40 का बाइफर्केशन कैसा किया मैंने? प्रॉफिट एंड लॉस को पहले ख़त्म कर दिया रिवर्स करके, और बचा हुआ गेन OCI में लेके गया। तो इधर सिंपल है कि कोई भी जगह, एक ही जगह आपको रखना है, गेन या फिर लॉस। लॉस हुआ होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में रहेगा, या गेन हुआ होगा तो OCI में रहेगा, बट दोनों में एक साथ कभी नहीं रहेगा। आगे बढ़ो। इफ़ नेगेटिव रिवैल्यूएशन हो जाते हैं, देखो पहले से लॉस खाया और एक लॉस खाया, 70 का 60 हो गया तो 10 का लॉस हुआ, तो ये 10 का लॉस भी क्या करूँगा, फिर से प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाऊँगा, क्योंकि गेन तो है नहीं मुझे, तो प्रॉफिट एंड लॉस को फिर से डेबिट करूँगा। टोटल 40 का लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में दिखेगा। तो आई होप ये, अगर आपको नहीं समझ रहा है आप थोड़ी देर के लिए वीडियो रोकिए, फिर से एक बार देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। मैंने पॉइंट्स वैसे प्लॉट किया है, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स में एक ही याद रखना, या एक ही जगह हो सकता है, लॉस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, गेन होगा तो OCI में जाएगा, बट दोनों में कुछ होगा तो आपको पहले सेट ऑफ करना है, और जो ज़्यादा होगा तो गेन OCI, अगर कम होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस जो OCI में पड़ा है,
ठीक है, उसका कैसा ट्रीटमेंट होगा वो देखेंगे। व्हेन पीपी इज डीरेकग्नाइज और क्लासिफाइड हैज हेल्ड फॉर सेल, जब पीपी को हम डीरेकग्नाइज कर देंगे या फिर इसको हेल्ड फॉर सेल में क्लासीफाई कर देंगे, तो जितना भी आपने रिवैल्यूएशन सरप्लस होगा आपका बैलेंस, उसको डायरेक्टली आपको रिटेन अर्निंग में ट्रांसफ़र करना है। तो ये मैंडेटरी प्रोविज़न है, आपको ये करना ही पड़ेगा। अगर सम ऑफ द रिवैल्यूएशन सरप्लस में ऑल्सो भी ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग ड्यूरिंग द एसेट इज यूज्ड बाय एंटिटी, तो हो सकता है डेप्रिसिएशन का कुछ पोर्शन जो है हम ऑलरेडी रिवैल्यूएशन पे ज़्यादा चार्ज किया होगा, ओरिजिनल कॉस्ट पे या ज़्यादा चार्ज किया हो या कम चार्ज किया होगा डेप्रिसिएशन, ये डिपेंड करता है रिवैल्यूएशन पे। अगर रिवैल्यूएशन गेन हुआ होगा तो डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज हुआ होगा, और रिवैल्यूएशन लॉस हुआ होगा तो डेप्रिसिएशन कम चार्ज हुआ होगा। तो ये तो केस है, धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, रिटेन अर्निंग में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बट दिस इज़ एन ऑप्शनल केस। ठीक है, आपको करना चाहिए तो कर सकते हो या फिर नहीं करना चाहिए तो नहीं कर सकते हो। तो एक नीचे टेबल दिया गया है, टेबल में सिंपल बताया गया कि कौन सा एक्सेस डेप्रिसिएशन हम रिवैल्यूएशन गेन में लेकर जा रहे हैं। जैसा रिवैल्यूएशन अमाउंट है डेप्रिसिएशन जिस पे चार्ज हुआ है, जो ओरिजिनल कॉस्ट था उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज, जो एक्सेस पोर्शन बचा होगा वो डेप्रिसिएशन क्या होगा, हम रिटेन अर्निंग में ट्रांसफ़र करेंगे, बट दिस इज़ एन ऑप्शनल केस। ठीक है, नोट में क्या लिखा है, ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग इज नॉट मेड थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। रिवैल्यूएशन का जो भी सरप्लस होगा OCI में, वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस थ्रू बिल्कुल भी नहीं लेके जाना है। इट इज़ एन आइटम दैट विल बी नॉट रिक्लासिफाइड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस बीच में आएगा ही नहीं। यहाँ पर आपको डायरेक्टली क्या करना है, पोर्शन को रिटेन अर्निंग में लेकर जाना है। दोस्तों एंड स्लाइड पे आ चुके हैं, अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ के लेते क्या है। अगर कोई भी गेन और लॉस होता है सेल पर PPE के रिकॉर्ड करने पे, तो वो आपको डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाना है। कोई भी गेन या फिर लॉस आपको सेल करने से PPE पे जो भी होगा वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाना पड़ेगा। कंपेंसेशन रिसीवेबल फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी ड्यू टू डैमेज इन PPE इज अकाउंटेड सेपरेटली एज अदर इनकम इन प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पर डिस्क्लोजर है, जो भी इनकम आप रिकॉर्ड करोगे, डैमेज जो इंश्योरेंस कंपनी से आपको डैमेज हुआ जो PPE का पैसे मिल रहा है, कंपेंसेशन मिल रहा है, उसको अदर इनकम में दिखाना है PPE के, सॉरी अदर इनकम में दिखाना है आपको प्रॉफिट एंड लॉस के। आई होप आपको ये समझा होगा वीडियो। अगर आपको लगता है कि आगे जाकर ऐसे ही कुछ इंडियाज़ को कवर किया जाए तो ज़रूर मुझे कमेंट पर बताइए कौन सा इंडियाज़ आपको अगले वीडियो में देखना पसंद करोगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय।